सब प्रॉपर है? ओके। चैप्टर नंबर 18 इंडेक्स नंबर, बहुत कुछ पढ़ाता है इसके अंदर। क्या होता है इंडेक्स नंबर? परसेंटेज रिलेटिव चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अरे महंगाई कितनी बढ़ रही है, उसको मेजरमेंट करने का जो तरीका होता है वो इंडेक्स नंबर होता है। मैडम को बुलाओ ना एक बार। ये जो आपका इंडेक्स नंबर है, आई थिंक क्लास वर्क 1 पूरा हो गया था, क्लास वर्क 2 स्टार्ट करना है, वो भी हो गया था। तो क्या बाकी है? क्लास वर्क 3 पेंडिंग है। अच्छा, इंडेक्स नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा वो देखो एक बार। सबसे पहले हमने इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या है, रिलेटिव परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मीनिंग पढ़ा था अपन ने ये। फिर आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था कि इंडेक्स नंबर निकालना है तो समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, ये बेसिक फॉर्मूला है। इसी से सारे फॉर्मूले बने, लेस्पेस, पार्शेस, डॉर्विस, बॉली, फिशर, मार्शल, एजवर्थ, वॉल्स, समझे ना, सारे फॉर्मूले उससे बने। तीसरा आपने पढ़ा था इसकी प्रॉपर्टीज, लिखाया था मैंने इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ 7 प्रॉपर्टीज लिखे थे आई थिंक अपन ने, 7 ही था प्रॉपर्टीज, वो आपको दिमाग में रखना है। चौथा आपने पढ़ा था लिमिटेशंस, कितने लिमिटेशन थे? 5 लिमिटेशन उसके याद रखना है। फिर हमने पढ़ा था बड़ा सा फॉर्मूला, लेफ्ट साइड में लिखा था कुछ फॉर्मूला, राइट साइड में लिखा था, जो लेफ्ट पेज पे लिखा था वो था अनवेटेड और सिंपल। बेटा अनवेटेड सिंपल में दो कैटेगरी था, एग्रीगेटिव एंड रिलेटिव। एग्रीगेटिव के अंदर प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, रिलेटिव में भी प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू। फर्क क्या है दोनों में? एग्रीगेटिव में अपन क्या करते हैं कि पहले टोटल करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, बट रिलेटिव में पहले डिवाइड करना है फिर टोटल करना है। डिवाइड बाय n into 100 करते हैं, n मतलब नंबर ऑफ कमोडिटीज। बट एक चीज याद रखना, यहाँ पे यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन आ गया तो आपको पहले p निकालना है, p कैपिटल p। कैसे निकालेंगे कैपिटल p? P1 अपॉन P0 into 100। एक बार p मिल गया तो इस p का ज्योमेट्रिक मीन निकालने का। हाउ टू कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन? वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द ऑब्जर्वेशन रेज़ टू 1 अपॉन n पावर। और आपको ये दो फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे सिर्फ थ्योरी पर्पस के लिए। एंटी लॉग वाला फॉर्मूला, ये क्या था आपका फॉर्मूला? हाँ, एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग p अपॉन n। और ये क्या था आपका? लॉग i 0 n ना, इक्वल्स टू वापस से वही जो भी है, तो ये याद रखना पड़ेगा अपने को। ये दो फॉर्मूले याद करना, थ्योरी में भी लिखने को आ सकता है, बट अगर सम आ गया तो मैं ज्योमेट्रिक मीन निकाल के आ जाऊंगा, मैं एंटी लॉग निकालते नहीं बैठूंगा, टाइम लग जाएगा अपने को। तो फिफ्थ में अपने ने फॉर्मूला पढ़ा था। फिर सिक्स में क्या आपने टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी पढ़ी थी? टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, कितने टेस्ट होते हैं? 4 टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी याद है आपको? 4 टेस्ट कौन कौन से हैं? एक यूनिट टेस्ट है, दूसरा टाइम रिवर्सल टेस्ट, तीसरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, चौथा सर्कुलर टेस्ट। यूनिट टेस्ट का क्राइटेरिया क्या था? इंडेक्स शुड बी यूनिट फ्री, इंडेक्स नंबर इज द इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में ऐसा था कि i01 इंटू i10 इक्वल्स टू 1। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में था कि p इंटू क्वांटिटी इक्वल्स टू वैल्यू, p इंटू q इक्वल्स टू क्या आता है? वैल्यू। सर्कुलर में क्या आएगा? i01 इंटू i12 इंटू i23 इंटू i34 इंटू करते जाओ, लास्ट में फिर in0 तक आ जाओ, सर्कल बनेगा आपका। ठीक है, इसमें कौन सेटिस्फाई होता है यूनिट टेस्ट में? ऑल एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला, सब सेटिस्फाई करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव को छोड़ के। टाइम रिवर्सल टेस्ट को है ना 6 लोग सेटिस्फाई करते हैं। 3 कौन है? मार्शल,
फिशर और वॉल्स, मार्शल, फिशर और वॉल्स। याद करवाया था मैंने डेज के हिसाब से, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। एम बोले तो मार्शल, डब्ल्यू बोले तो वॉल्स, फ्राइडे मतलब फिशर। और तीन नाम कैसे याद रखना था अपने को? चौथा था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, पांचवा सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, फिर वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो ये 6 नाम याद रखने टाइम रिवर्सल में। फैक्टर इज सेटिस्फाइड बाय फिशर, ठीक है, ये फिशर सेटिस्फाई करता है फैक्टर को, फैक्टर फिशर, फैक्टर फिशर, फिशर सेटिस्फाई करेगा। और इसको आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं फिशर को, कि फिशर यूनिट टेस्ट भी सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल भी करता है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी करता है। फिर लास्ट में सर्कुलर, इसके लिए 3 लोग थे। पहला था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, एंड तीसरा कैसा था? वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड वेट। समझे? और कुछ पढ़ा था आगे, लिखा था टेस्ट ऑफ एडिशन के बाद चेन इंडेक्स, लिखा था चेन इंडेक्स, नहीं ना? चलो अभी लिखना है अपने को चेन इंडेक्स नंबर। तो अपना ये क्लास वर्क 2 भी हुआ था क्या? बोले हो गया है, दिख तो नहीं रहा मेरे को हुआ है, पक्का हुआ है? हाँ, क्लास वर्क 2 हो गया, पूरा हो गया था। ओके, वो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी मैंने समझाया था अच्छे से, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी सिर्फ लिखाया था, हाँ, एक्सप्लेन नहीं किया था क्या है। अरे यार देखो, फोकट में इतना मेहनत किया अपन ने। क्या होता है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, वो देखना। कौन सा फॉर्मूला कौन सी सिचुएशन में बेस्ट है, ये आपको पता लगा था टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। जब आपने नोट्स लिखा रहेगा ये वाला, तो नोट्स तो पूरा लिखा ना कि नहीं लिखा? फॉर सिलेक्टिंग मोस्ट सुटेबल मेथड अंडर द गिवन सिचुएशन, following 4 tests have been suggested for the selecting an appropriate index। देखो क्या क्या टेस्ट है समझना। जैसे यूनिट टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो फॉर्मूला अप्लाई करते हो, जो आंसर आता है आपका इंडेक्स नंबर का, उसमें यूनिट नहीं लगता और आपने लगाया भी नहीं था, पर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में यूनिट लगाने का। समझे? जैसे जो आपको पूछा प्राइस एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, फॉर्मूला है समेशन p1 अपॉन समेशन p0 into 100, तो जो भी आंसर आएगा वो रुपीस में है, क्वेश्चन तो रुपीस में आएगा, केजी में तो केजी में आएगा, तो यूनिट लगता है। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड इसको सेटिस्फाई नहीं करता यूनिट टेस्ट को। बाकी सारे फॉर्मूले को लेस पेयर्स, पार्शियस सब यूनिट फ्री मेजर होता है, उसमें यूनिट नहीं लगाते हम लोग, ये बोलता है यूनिट टेस्ट, ठीक है। अब दूसरा जो था आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये देखो I01 into I10 क्या होता है? 1। क्या होता है I01 मतलब? इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, और ये होता है इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर। तो उसका उल्टा हो रहा है रेसिप्रोकल। सुनो, मेरे पास एक वैल्यू है P, P का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/P। इसका मल्टीप्लाई करो कितना आता है? 1 ही आता है ना। एक प्रूफ करके देखते हैं। फॉर्मूला लेता हूं मैं फिशर का, I01, फिशर का फॉर्मूला क्या है? समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 इनटू समेशन P1 Q1 P0 Q1, इना लेस प्लस इनटू परचेस इनटू 100, लास्ट में इनटू 100। क्लियर? अब ये है I10। अगर मुझे I10 निकालना तो क्या करूंगा मैं? जब 0 था वहां 1 लिख दो, 1 था वहां 0 लिख दो, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो समेशन P0 Q1 समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q0 समेशन P1 Q0 इनटू 100। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई,
कुछ कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, P1 Q1 इससे कैंसिल हो रहा है, P0 Q0 इससे, ये इससे, सब कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, मैच हो रहा है ना, समझेगी नहीं, ये तो एक प्रेजेंटेशन के लिए इंटू 100 लगाते हैं, ऐसा इंटू 100 उसको देखो मत। तो I01 इंटू I10 क्या होगा 1 होगा। अभी सब प्रूव करते नहीं बैठेंगे अपन, हमेशा एक थ्योरी आएगा एक नंबर के लिए आ सकता है कि कौन सा टेस्ट किसको सेटिस्फाई करता है, कौन सा फॉर्मूला कौन से टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, वो सिर्फ याद रखना है, नाम याद रखना है आपने, और कुछ भी नहीं है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में मैंने टोटल 6 नाम, आप बोलते हो मैंने याद करवाया, मंडे ट्यूसडे से याद करवाया था, कुछ भी, तो सिर्फ आपने ये लिखा फिर कल्टी मतलब चले गए थे। तो अभी समझे दूसरा टेस्ट क्या है, टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये क्राइटेरिया आपको बाय हार्ट करना है, ये वाला, समझे, और कौन कौन सेटिस्फाई करता है। अब मैं आपको याद करवाता हूँ क्या क्या, कौन किसको सेटिस्फाई कर रहा है। पहले सारे नाम याद कर लो क्या क्या है। सबसे पहला जो है वो है लेस पेयर्स, दूसरा क्या था पार्शियस, स्पेलिंग संभाल लेना जो भी रहेगा। तीसरा है डॉर्बिस बाउली, चौथा कौन है, नहीं फिशर आएगा ना भाई, फिर आएगा मार्शल, और 6 कौन है वॉल्स। 7वां याद रखना आपने को सिंपल एग्रीगेटिव। 8वां नाम याद रखना सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। 9th वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। और 10वां लास्ट याद रखना वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट। चार क्राइटेरिया अपने कौन कौन से, सॉरी 4 टेस्ट कौन कौन से है। तो सबसे पहला टेस्ट आप याद रखना है इसमें यूनिट टेस्ट, दूसरा है टाइम रिवर्सल, तीसरा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, चौथा क्या है सर्कुलर टेस्ट। ठीक है, ये 4 टेस्ट है अपने पास, 1 2 3 4। चारों के क्राइटेरिया देखो। पहला तो यूनिट टेस्ट क्या बोलता है कि आपका ये फॉर्मूला शुड बी यूनिट 3। टाइम रिवर्सल क्या बोलता है कि I01 इंटू I10 करूंगा तो 1 आएगा। फैक्टर बहुत ही नॉनसेंस बंदा था फिशर, क्या बोल रहा है पता है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी है ना, क्या होता है पता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है वैल्यू। अरे वाह क्या मस्त बताया, प्राइस इंटू वैल्यू होता है। ये तो मैंने बोला भी था आपको, P इंटू Q वैल्यू होगा ना, तो P इंटू Q वैल्यू बोले तो क्या समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q0। ये इसने बोल दिया किसने, फैक्टर ने, भाई साहब ने, कि P01 इंटू Q01 क्या होगा समेशन P1 Q1 अब समेशन P0 Q0। ये बोलने वाली बात थी क्या, नहीं। और ये किसने बनाया टेस्ट, ये फिशर ने बनाया। तो सेटिस्फाई कौन करेगा, फिशर ही करेगा, समझेंगे नहीं, फिशर करेगा सेटिस्फाई। तो फिशर यूनिट टेस्ट भी सेटिस्फाई कर रहा था, टाइम रिवर्सल टेस्ट भी और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी। तो फिशर को अपने ना आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है।
तो फिशर को आइडियल इंडेक्स नंबर क्यों बोलते हैं कि तीन तीन इंडेक्स सेटिस्फाई कर रहा है फिशर। यहां तक क्लियर है। ये चौथा क्या आ गया, चौथा सर्कुलर टेस्ट इज द एक्सटेंशन वर्जन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल में हम क्या करते थे कि एक सर्कल बन गया, इधर समझो 0 इधर 1, तो इंडेक्स नंबर ऑफ 1 ऑन 0 और 0 ऑन 1 एक ही है, बट आप किसको और एक्सटेंड करना चाहोगे तो 0 1 2 3 4 फिर लास्ट में वापस 0 पे आ जाने का। मतलब इंडेक्स नंबर ऑफ इसको क्या लिखेंगे 1 ऑन 0 इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ 2 1 1 by 1 2 I01 into I12 into I23 into I34 ऐसे बढ़ाते रहो लास्ट में IN0 तक। ये भी 1 आएगा, मतलब ये भी क्या आ जाएगा 1। तो उसको एक्सटेंड किया मतलब और अपने प्रूफ नहीं करना है, याद क्या रखना है कि दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट, और ये नॉट इक्वल टू नहीं था, इक्वल टू 1 नहीं है, क्या है इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है। और ये तीन लोग इसको सेटिस्फाई करते हैं। ये चार नाम याद रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ मैं कुछ समरी टाइप बनाता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये चार टेस्ट है, कौन किसको सेटिस्फाई करता है वो देखो। यूनिट टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय ऑल, तो यूनिट टेस्ट लेस पे भी सेटिस्फाई करता है, पाशे डॉर्बिस बाउली फिशर मार्शल वॉल्स सबके वो 6 नाम। सिंपल एग्रीगेटिव नहीं करता, बाकी सब करता है सेटिस्फाई। तो यहाँ पे कट कर लेता हूं मैं कि सिंपल एग्रीगेटिव इसको सेटिस्फाई नहीं करता। फिर टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन कौन सेटिस्फाई करते हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट पहले 3 नाम याद रखना डेज वाइज। देखो जो स्टार्टिंग के 6 है ना 6 वो किसी बंदे लोग ने बनाए हैं, बाकी के जो 4 दिख रहे हो तो नॉर्मल फॉर्मूला है। ये जो लेस स्पेस ये नाम है लोगों के, तो डेज है डेज संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो इसमें ना इसमें फर्स्ट नाम देखो जैसे संडे से कोई है क्या, कोई भी नहीं है। मंडे से कोई है क्या, मंडे से देखो मार्शल, ये मंडे में ना मंडे का सब फर्स्ट फॉर्म मंडे में आता है ना स्टार्टिंग में, तो मार्शल। और भी नहीं याद हो जाएगा तो मान लो सही याद करवाया आपने को। मंडे ट्यूसडे में कोई है नाम, ट्यूसडे से कोई नहीं है। वेडनेसडे से वेडनेसडे वॉल्स, थर्सडे से कोई नाम है क्या, नहीं है। फ्राइडे से कोई है फिशर, सैटरडे से कोई नहीं है। सभी सिंपल भाई, ये तो नाम थोड़ी है, तो 6 तक के नाम थे ना, समझे कि नहीं। तो ये 3 नाम याद रखना डेज वाइज, याद रहेगा अपने को। उसके बाद 3 नाम कौन से, ये वाले 3 नाम, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस। तो ये 6 लोग सेटिस्फाई करते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट को। कौन नहीं करता, तो लेस स्पेस नहीं करता, पार्शियस नहीं कर रहा, डॉर्बिस बाउली नहीं कर रहा है, और ये वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड रेट भी नहीं करता। चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर किसने बनाया, फिशर। भाई तू ही सेटिस्फाई कर, बाकी सब नहीं करते इसको। जो बता रहे हो सबको मामू बना रहा है, नॉनसेंस चीज बताता है। P into Q वैल्यू होता है। हाँ तो क्या नाचू, समझेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्लियर है। अब सर्कुलर टेस्ट क्या होता है। सर्कुलर में 3 लोग सेटिस्फाई करते हैं एंडिंग वाले, कौन से, तो सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस, बट वेटेड ज्योमेट्रिक में नहीं है, वेटेड एग्रीगेटिव आएगा विद फिक्स्ड रेट। सो इसका फॉर्मूला क्या है, दिमाग में मत डालो, सिर्फ नाम याद रखो क्या है। जिसके फॉर्मूले पता है वो ठीक है, जिसके नहीं पता है नहीं लिख पाए जाने दो, काम का नहीं हो, नाम पूछते हैं लोग। क्लियर है। तो ये समरी टाइप है, ये एक बार लिख लो आप, काम आएगा आपके बुक में। क्या जल्दी से एकदम पता चलेगा ना कौन किसको सेटिस्फाई करता है। फिर मैं इसके सम कराता हूं। प्लीज राइट ऑल ऑफ यू।
तुम कर पाओगे, मतलब ये थ्योरी क्वेश्चन रहेगा वो। ये याद चाहिए अपने को, पूरे 10 नाम याद रखना, कौन सा टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है। क्लास वर्क 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, मार्शल एजवर्थ सेटिस्फाई, मार्शल एजवर्थ सेटिस्फाई, मार्शल दोनों टेस्ट सेटिस्फाई करता है, यूनिट और टाइम रिवर्सल। तो नाम क्या है, सिर्फ टाइम रिवर्सल टेस्ट लिखा हुआ है इसमें, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो टाइम रिवर्सल में नाम था मार्शल वॉल्श फिशर। सेकंड, द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट। बेटा इंडिपेंडेंट का मतलब होता है यूनिट फ्री ना, अरे इंडिपेंडेंट और यूनिट का मतलब है यूनिट फ्री। ये कौन सा टेस्ट बोलता था, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ यूनिट टेस्ट, द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट इन विच और फॉर विच प्राइस एंड क्वांटिटीज आर कोटेड। तो क्या है ये यूनिट टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर की टेस्ट है। फोर्थ, डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट कोई बोलता है फैक्टर रिवर्सल, ये फैक्टर लिखा नहीं है, एक्टर नहीं फैक्टर आएगा, पागल। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तो रिवर्सल रिवर्सल लेके खुश हो जाते हैं, रिवर्सल रिवर्सल ये नहीं होता, सर्कुलर टेस्ट आएगा। सर्कुलर टेस्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ रिवर्सल टेस्ट। फिफ्थ, when the product of price index and quantity index is equal to corresponding value index, मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होता है, वैल्यू। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये कौन सा क्राइटेरिया बोलता है, मतलब कौन सा टेस्ट है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। सिक्स्थ, डैश इज कंसर्न्ड विद द मेजरमेंट ऑफ द प्राइस चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर। जब आपका ईयर चेंज करते रहोगे आप, जैसे कि I01, I12, I23, ये कौन सा टेस्ट है, सर्कुलर टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट भी होता है, लेकिन सर्कुलर लिखा तो उसके अंदर टाइम रिवर्सल भी आ गया ना, कि सर्कुलर इज द एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल, दोनों सेम ही हो गया ना ऐसा देखा जाए तो। बेस चेंज कर रहे हो बार बार, तो वो क्या है, सर्कुलर टेस्ट। टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस, बेस शिफ्ट कर रहे हो, पहले I12 था फिर 23 था, ऐसा है, ये कौन बोलता है, सर्कुलर टेस्ट। कितने टेस्ट होते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट 4 टेस्ट होते हैं, ठीक है। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, क्या है ये, टाइम रिवर्सल कि सर्कुलर। सर्कुलर में तो वेटेड एग्रीगेटिव फिक्स्ड है, टाइम रिवर्सल। और फैक्टर तो बोलना ही मत, फिशर सेटिस्फाई करता है कि। 10th वाला P01 इंटू P10 1 आएगा ना, ऑप्शन बी। P इंटू Q क्या होता है, वैल्यू, कौन बोलता है ये, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। कितने सारे क्वेश्चन आए इसमें। 12th, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज P इंटू Q क्या होता है, समेशन P1 Q1, ये भी चपना चाहिए था ना ये, तो ये आ जाएगा ए। आगे लिख लो जी, इक्वल टू ये, P इंटू Q क्या होता है ये। 13, सर्कुलर टेस्ट क्या हो सकता है इसमें से, 0 1 1 2 फिर 2 0, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होएगा। जहां पे एंड की आवाज से शुरुआत होगी ना, स्टार्टिंग। अरे समझता है कि नहीं। 14, सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला एंड वेटेड एग्रीगेटिव फॉर्मूला, सर्कुलर टेस्ट ना।
अरे वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड रेट कौन सा, वही ना ये आएगा सर्कुलर. सर्कुलर टेस्ट इज मेड बाय simple geometric mean and weighted aggregate. Option C. Circular test is not made by Laspey's partial fission. 17. Laspey's method and partial method do not satisfy factor reversal test. टाइम भी तो नहीं करता. हाँ, टाइम भी आएगा ना. Do not satisfy Laspey's and partials. टाइम भी आएगा, फैक्टर भी आएगा, सर्कुलर भी आएगा. यूनिट तो नहीं, यूनिट सेटिस्फाई करता है बेटा. ये आएगा इधर, लिखो बोथ बी एंड डी. बोथ बी एंड डी. हाँ, क्या दिया ऑप्शन है पीछे? या डू नॉट नहीं आना चाहिए ना. हाँ हाँ, वो मुझे मालूम है, लेकिन ये करेंगे अपन. ऐसा लिखा होता Laspey's and partial method satisfy तो यूनिट टेस्ट. ये बोलना चाह रहा था, नहीं बोल पाया तो मैं ये लिख दिया. समझेंगे नहीं? अच्छा, एग्जाम में सेम क्वेश्चन है तो मैं तो ऑप्शन बी लिख के आऊंगा. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. पहले कौन है? बी. समझे? पहले कौन है? बी. ऐसा नहीं आता, टेंशन मत लो. एग्जाम में सब सही सही देंगे ये लोग बेटा, प्लीज बिलीव मी. क्या लिख दो? बोथ बी एंड डी. 18 नहीं करवाना है मेरे को इसका बेस. यहां तक क्लियर है? बस चलो ध्यान दो भीतर. अब देखो चेन इंडेक्स नंबर, राइट चेन इंडेक्स नंबर. एक बार मैं समझा रहा हूं, बाद में लिखना तो लिखने में इजी गिरेगा आपको. शेयर चेन इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100. मतलब आपको चेन इंडेक्स निकालना है ना, तो पहले लिंक रिलेटिव तो निकालना ही पड़ेगा. ये वाला, ये इस फॉर्मूले में है लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100. तो सर ये लिंक रिलेटिव क्या होता है वो बताओ. इसका मतलब होता है करंट ईयर का प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर का प्राइस. बेस ईयर का नहीं, प्रीवियस ईयर का. जस्ट प्रीवियस में कौन था, तो पी एन अपॉन पी एन माइनस वन, पी एन अपॉन पी एन माइनस वन. तो करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू 100. ये आ गया आपका लिंक रिलेटिव. अब क्वेश्चन कैसा आएगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको ये दोनों, और बोला है कि चेन इंडेक्स निकालो. तो पहला आपका कॉलम बनेगा लिंक रिलेटिव. जो निकालते हैं 2015 का लिंक रिलेटिव. तो क्या फॉर्मूला था लिंक रिलेटिव का? करंट ईयर का प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर का प्राइस. प्रीवियस ईयर तो है ही नहीं इसमें, तो क्या करेंगे? नहीं कर सकते, तो 100 अज्यूम करेंगे अपन फर्स्ट ईयर का लिंक रिलेटिव. तो फर्स्ट ईयर आपका बेस ईयर बन जाएगा, उसका इंडेक्स क्या होगा? ऑलवेज 100. ये अज्यूम किया मैंने. अब फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड तो निकलेगा कि 12 अपॉन 10 इंटू 100 आ गया 120. हाँ, 18 अपॉन 12 इंटू 100 150. 25 अपॉन 18 इंटू 100 138.8888 89 हो जाएगा. एंड 28 अपॉन 25 इंटू 100 112. क्लियर है? ये कैसे आया 112? डिवाइड किया. अब चेन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? चेन इंडेक्स बोले तो लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर, ये वाला फिगर, इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर तो है ही नहीं इसमें,
तो यहां पर भी आपको फर्स्ट ईयर को 100 अज्यूम करना है अजम्पशन बेसिस पे। अब सेकेंड ईयर का देखो कैसे आएगा 120, तो फॉर्मूला क्या था, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, ये वाला प्रीवियस ईयर और अपॉन 100, तो 100 कटेगा तो 120 ही आएगा ना। अब ये चाहिए 180, तो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर 150 इनटू प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स 120, तो 150 इंटू 120 अपॉन 100 आ गया 180। ऐसे करते जाएंगे आप। ये अपना चेन इंडेक्स नंबर पूछेंगे, आपकी बुक में तो नहीं पूछेंगे, मॉड्यूल में पूछा, मॉड्यूल से कराऊंगा। चलो पहले ये लिख लो आप, आएगा ना समझ में कैसे करना है चेन इंडेक्स। बेटा इंडेक्स नंबर में ये जो चेन वाला है, देखो चेन वाला कैसे पूछेंगे, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है आपके मॉड्यूल का। तो देखते हैं, यहाँ पे लिंक इंडेक्स दिया हुआ है, मतलब लिंक रिलेटिव दिया हुआ है। तो 1993 से पूछा है, यहां से पूछा है चेन इंडेक्स। क्या आएगा 93 का फॉर्मूला, क्या चेन इंडेक्स का, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस का कुछ नहीं है तो 100 अज्यूम करेंगे अपन, चेन इंडेक्स डिवाइड बाय 100, तो 103 आ गया। फिर सेकंड ईयर का 95 का क्या आएगा, तो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर 105 ना, इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर 103 अपॉन 100 कितना आ रहा है, फिर वापस से लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर 112 इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर 108.15 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है, 0.1, तो 13 हो जाएगा, 113 हो जाएगा। गलती से इधर 13 नहीं छपा, इधर 13 आएगा इधर, 128 क्या हो जाएगा 13, लास्ट क्या आएगा 108 इंटू 121.13 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा 130.82। क्लियर है, आगे देखो ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में गलत छपा था, ये वाला 121.3 नहीं है, वो 13 है, 121.13 और कुछ नहीं, 1 छपा नहीं, 12813 हो जाएगा। समझा कैसा आएगा चेन इंडेक्स, पक्का। अब बेस शिफ्टिंग क्या होता है, बेस शिफ्टिंग समझो, बेस को शिफ्ट कर रहे हैं अपन, मतलब ये कि पहले समझो बेस ईयर था आपका 2015, 2015 में 100 था ना इधर, अब हम क्या कर रहे हैं, टेक न्यू बेस ईयर 2017, 2017 को बेस ईयर ले लो, इसको ले लो बेस ईयर, तो इसको लिखना पड़ेगा 100 इधर, ये पूरा इंडेक्स तो दिया हुआ था, पहले 100 बेस ईयर मतलब 2015 बेस ईयर था, अब बेस ईयर हो गया 2017, उसको 100 ले लो,
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा शॉर्टकट तरीका देखो, 100 डिवाइड बाय 150 करो, 100 डिवाइड बाय 150 किया, 100 अपॉन 150 मल्टीप्लाई 100 करो इक्वल्स टू कितना आ रहा है 66.6666। फिर उसी के ऊपर लिखो 120 इक्वल्स टू आ रहा है 80। फिर लिखो 150 इक्वल्स टू आ रहा है 100। फिर लिखो 180 इक्वल्स टू आ रहा है 120। लिखो 200 इक्वल्स टू। तो ये शॉर्टकट तरीका बेटा जो वापस बता रहा हूं मैं, कौन से ईयर में बेस शिफ्ट करना है उसको ऊपर लिखेंगे, मतलब ओरिजिनल प्राइस, ठीक है 100 लिखा डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड। तो जिस ईयर में आप शिफ्ट कर रहे हो ना वो क्या है 150 ईयर है इंडेक्स, वो लिख लो नीचे। ये हो गया 100/150 इनटू 100 इनटू क्या 100 कौन सा 100 है पता है ये कौन सा 100 है, ये फर्स्ट वाला है, ये 100 है। तो इक्वल टू कर दिया तो आ गया। अब वापस से इनटू बटन नहीं दबाना है, अब सीधा क्या करना है 120 इक्वल टू आ गया 80। फिर 180 इक्वल टू 200 इक्वल टू, ऐसे करते हैं तो आगे वैल्यू आते रहेगा कैलकुलेटर में, ठीक है। तो ये लिख लो बेटा, ये लिख लो। और फॉर्मूला क्या आ गया इसका, शिफ्टेड वाला तो ओरिजिनल प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड इनटू 100। तो ये 80 कैसे आया था, जो 80 आया था ना, ये तो मैंने शॉर्टकट बताया था कि ऐसा शॉर्टकट कर सकते हैं, बट रियलिटी में क्या होता है कि आपको है ना ये सब नहीं दिया रहेगा, ये सब नहीं दिया रहता। हमें सिर्फ इतना बोला जाएगा कि आपका भी बेस ईयर पहले 2015 था, अब 2017 लेना है बेस ईयर, तो ये आएगा इधर 100, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे 120 का मल्टीप्लाई किया 100 में अपॉन 150, तो ये 120 क्या है, 120 ओरिजिनल प्राइस है ये। तो ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय 150 मतलब प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड। कौन से ईयर में अपन शिफ्ट होने जा रहे हैं 2017 में, तो 2017 का क्या लेंगे इंडेक्स नंबर जो अपन में लिखेंगे, लिखा 150 देखो अपन में, फिर इनटू 100 कर देंगे। ये फॉर्मूला बनाया इन्होंने, ये फॉर्मूला पूछते ही लोग ये वाला फॉर्मूला पूछेंगे, ये वाला फॉर्मूला शिफ्टेड इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड इनटू 100 बेस शिफ्टेड। तो कैलकुलेशन सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, 100 लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पूरा का पूरा। यहां तक क्लियर है? मैं समझ सकता हूं आप लोग को। देखो 90 वाला फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, ओरिजिनल प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर टू विच इट हैज टू बी शिफ्टेड इनटू 100। किसका है ये,
शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला, तो वहां पे लिख लो ये जो फॉर्मूला लिखा ना आपने, यहाँ पे लिख दो शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स इक्वल टू, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे स्प्लाइसिंग करेंगे। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइस करना मतलब क्या होता है? काटना, हाँ। स्प्लाइसिंग क्या, देखो आपको है ना, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, ध्यान देना अच्छे से। स्प्लाइसिंग वाला मेथड क्या है, इसके पहले आपको चेन इंडेक्स तो समझ में आ गया रहेगा और बेस शिफ्टिंग भी समझ में आ गया रहेगा कि बेस को शिफ्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, नया इंडेक्स आ जाएगा। क्वेश्चन में ना आपको 100, 120, 160, 200, 100, 120, 140, 150 ये दिया रहेगा। अब यहाँ पे देखो इंडेक्स बढ़ रहा है, फिर वापस से कम होना चालू हो गया, फिर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो 2019 में ना यहाँ पे स्प्लाइस हो रहा है, स्प्लाइस मतलब 200 से तो 200 से बढ़ना चाहिए ना, पर क्या हो गया, वापस से 120 हो गया। तो यहाँ पे आपको 2019 में, ये 19 वाला, यहाँ पे हम लोग वापस से क्या करेंगे, 100 बेस लेके वापस से कंटिन्यू करेंगे आगे। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये समझो दिया ओल्ड सीरीज पूरा, अपने को न्यू सीरीज निकालना है। सपोज आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो इधर और वैल्यू फाइंड करते हो, क्या आएगा बताओ मुझे। 100 इंटू 160 अपॉन 200 80 आ रहा है। अगर ऐसा लिखोगे 100 इंटू 120 अपॉन 200, 100 इंटू 120 अपॉन 200 कितना आएगा, 60। फिर 100 इंटू 100 अपॉन 200, अब ये लेंथी हो जाएगा ना, तो शॉर्टकट क्या हो सकता है, शॉर्टकट ऐसा रहेगा कि यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 200 करो कैल्शियम है, 100 डिवाइड बाय 200 इंटू 160 इक्वल्स टू 80 आया या 79.999, तो 80 आ रहा है। फिर 120 इक्वल्स टू 60, फिर 100 इक्वल्स टू, आ रहा है समझ में, पक्का। अब इधर भी करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इधर भी, तो क्या है देखो, वापस से 100, यहाँ पे भी ऐसा करना पड़ेगा उल्टा, 200 अपॉन 100, अब ऐसा एरो आ जाएगा, 200 अपॉन 100 इंटू 120 इक्वल्स टू 240, 140 इक्वल्स टू 280, 150 इक्वल्स टू 300। जो आपने इधर निकाला ना इधर, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। किया बैक साइड में कैलकुलेट में आएगा फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग, यहाँ पे ऊपर आगे कर रहे हो तो उसको बोलेंगे बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। क्या करेंगे, तो एक काम करना है अपने को, यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको ब्लू कलर से, तो दिख ही रहा है। दूसरा आपको ये भी 100 भी ब्लू कलर से लिखना है, ये 100 भी अपने को
ब्लू कलर से लिखना है 100, 200 सब ब्लू कलर से लिखना है। बाकी इसके लिए अलग कलर लेना है रेड कलर से, जो आपका कैलकुलेशन है कितना था 50, 60, 80 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आया। यहाँ पे 240, 280 और 300। ओके ये लिख लो आप, फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग, बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। ये शॉर्टकट तरीका दिया हुआ है कैसे करते थे कोई ये वाला। फिर उसके आगे और भी कुछ लिखना है, बताऊंगा मैं एरो करके, ठीक है। और भी कुछ लिखना रहेगा, इतना लिखो आप पहले। लिखा अभी कुछ और, अभी मैंने एरो बनाया ना, उसमें भी कुछ लिखना है। इधर से एरो गया है, इधर से एरो गया है ना। अब इस एरो के अंदर लिखो इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज, इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज इक्वल्स टू 100 divided by overlapping years index number of old series into given index number of old series। तो क्या है ये 100 अपॉन ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज इनटू गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ द ओल्ड सीरीज, तो आएगा इंडेक्स नंबर ऑफ द ओल्ड सीरीज। कुछ समझा? कुछ नहीं। देखो ध्यान दो इधर, क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा, फॉलोइंग आर द टू इंडेक्स सीरीज ए एंड बी of price of rice, one with base year 1998 and other with base year 2000। तो दो बेस ईयर लिया, देखो 98 भी बेस ईयर है आपका कि 100 है इसका इंडेक्स, और 2000 भी देखो आपका बेस ईयर है बिकॉज 100 है इंडेक्स। दो दिया हुआ सीरीज। अब क्या बोला है, स्प्लाइस द इंडेक्स सीरीज ए टू इंडेक्स सीरीज बी। ए को बी में स्लाइस करना है। अब जो ए ना ए, इसको बोलेंगे ओल्ड सीरीज, ये आपका आएगा ओल्ड सीरीज, ये क्या आएगा न्यू सीरीज। तो हमें ए को बी में स्लाइस करना है, ए को बी में। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि अपन क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। क्यों ऐसा फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग की, ए को बी में कर रहे हैं तो ए से बी जा रहे हैं ना। हाँ बी टू ए आता तो क्या आता, बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा ये कि स्प्लाइस द इंडेक्स नंबर ए टू बी, तो वहां से क्लिक होगा कि ओल्ड से न्यू में जाना है तो फॉरवर्ड करना है, न्यू से ओल्ड में आना तो बैकवर्ड करते थे। अब इसमें क्या होगा पता है कि जो आपका ओल्ड सीरीज है ना, ओल्ड सीरीज ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका।
अल्टीमेटली यहाँ पे करना क्या पता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे 100 है, ये 125, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा देखो, 100 इंटू 90 अपॉन 125 कितना होता है, कितना 72 आ गया। इधर भी करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 72 इंटू 100 अपॉन 90 80 आ रहा है, समझे। तो क्या लिखा देखो आंसर में, इंडेक्स सीरीज ए स्प्लाइस टू इंडेक्स सीरीज बी, क्या बन गया देखो 80 72, बाकी सब देखो एज इट इज लिखा हुआ है, 100 125 150 150 आ गया ना अपना पूरा का पूरा, समझे। मतलब न्यू सीरीज चेंज नहीं हुआ, ए को बी में डालना है ना, तो बी के थे वो तो रहेंगे, जो ए है वो नया हो जाएगा आपका, कुछ चीजें चेंज हो जाएगी, जो क्या इतना 80 और 72 आ गया ये नया 80 72। अब एग्जाम में क्वेश्चन तो आने के चांस बहुत कम है, एग्जाम में फॉर्मूला पूछेंगे, कौन सा फॉर्मूला, जो लिखा है मैंने आपको फॉर्मूला, कि इंडेक्स नंबर ऑफ द ओल्ड सीरीज आर चेंज, ये जो ओल्ड सीरीज है इसका इंडेक्स नंबर चेंज होगा, तो फॉर्मूला क्या आएगा इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज का, 100 अपॉन ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स नंबर, 100 अपॉन, बेटा ओवरलैपिंग ईयर क्या होता है, ऐसा ईयर जिसमें दोनों का इंडेक्स दिया हुआ है, कौन सी ईयर में दोनों साइड का इंडेक्स दिया हुआ था, 2000 इज द ओवरलैपिंग ईयर, जिसमें आपको ओल्ड सीरीज भी दिया है न्यू सीरीज भी दिया हुआ है, तो क्या लिखा 100 अपॉन ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज, ये ओल्ड सीरीज है इसका कितना इंडेक्स नंबर है 125, तो 100 डिवाइड बाय 125 इनटू गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज, जैसे 100 इक्वल टू, तो कितना आ रहा है 80 आ गया देखो, फिर 90 इक्वल टू करो, कितना आएगा 72, 125 इक्वल टू करो 100, तो आया वही था, समझे कैसे किया हम लोगों ने, किया क्रॉस मल्टीप्लाई, पर लिखने का तरीका देखो क्या है, वापस से सुनो, लिखने का तरीका क्या होगा वो देखना, एक बार भी नहीं समझने वाला है ये, जब क्वेश्चन में ऐसा आएगा, ये पूरा यहां से यहां तक क्वेश्चन ही रहेगा, ये कंफ्यूजन ये होगा कि सर ये वाला निकालना है कि ये वाला निकालना है, पता कैसे चलेगा कि ये दो निकालना है कि ये इतना निकालना है, तो जब भी ऐसा लिखा रहेगा कि आपको स्प्लाइस करना है ए टू बी, ए को बी के अंदर घुसेड़ना है, ए टू बी, तो ए ना ओल्ड है, ओल्ड वाले फिर नए बन जाएंगे आपको उसमें जाएंगे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मतलब, पर फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होगा, 100 क्या आएगा 100 डिवाइड बाय ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स नंबर, अब ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स नंबर तो दो है, 125 भी 100 भी है, कौन सा लिखने का, ओल्ड सीरीज का, लिखा है देखो ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज कितना है 125 इनटू, अब जिसका चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर दो, हमें इस 100 को चेंज करना है इधर, तो क्या लिखा है गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज, ओल्ड सीरीज कितना 100 इक्वल टू कर दो, तो कितना है इधर 80, फिर 90 चाहिए तो 90 इक्वल टू कर दो, कितना आ रहा है 72, फिर 125 इक्वल टू कर दो, मैच करने के लिए 100 आ रहा है ना, ये बन गया आपका स्प्लाइस वाला इंडेक्स नंबर, समझे। तो क्या लिखा आंसर में, ये आंसर है आपका, ये इंडेक्स नंबर ए स्प्लाइस टू इंडेक्स नंबर बी, इंडेक्स सीरीज बी, समझा आपको। तो ये याद रहेगा बेटा, ये पूछते ही लोग ये वाला किधर गया, ये पूछते हैं, ये याद रहना चाहिए अपने को, तो इसके लिए लिखा रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ कि ये याद रहे आपको किसी तरह से। ये था आपका फॉरवर्ड स्लाइसिंग। अब बैकवर्ड में देखो, बैकवर्ड में, अब बैकवर्ड में क्या होगा पता है कि हम लोग बी को ए में घुसेड़ रहे हैं, बी को ए में, तो जो आपका इंडेक्स सीरीज जो बी था वो तो चेंज होगा ही नहीं आपका, समझे, जो ओल्ड सीरीज है वो चेंज नहीं होगा, तो यह लिखना पड़ेगा कि इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू सीरीज इक्वल टू, या उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर आएगा 100 नीचे आएगा, तो क्या लिखेंगे अपन
overlapping years index number of old series divided by 100 into given index number of new series। चलिए लिखो, फिर मैं याद कराता हूं क्या है ये। यहाँ पे न्यू सीरीज से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले लिखो, ये है आपके एमसीक्यू में, याद रखना पड़ेगा उसको। करें, तो क्या लिखा है, बैकवर्ड स्लैशिंग। देखो बैकवर्ड स्लैशिंग एग्जांपल देखो, सबसे पहले तो ये पूरा एग्जांपल, इंडेक्स सीरीज ए दिया है, इंडेक्स सीरीज बी दिया है, स्प्लाइस द इंडेक्स सीरीज बी टू इंडेक्स सीरीज ए, मतलब बी को ए में घुसेड़ना है अभी। इसके पहले क्या था, ए को स्प्लाइस करना है बी के साथ, अब क्या बोला है, बी को स्प्लाइस करना है ए के साथ। तो जो बी था ये पूरा न्यू सीरीज है, ये चेंज हो जाएगा। तो क्या करना है पता है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर। तो क्या करेंगे, देखो ये इंटू ये अपॉन ए ना, तो पहले काम करेंगे, ऊपर लिखेंगे 125 डिवाइड बाय 100 इनटू जो भी न्यू सीरीज है ना, इंडेक्स बी वाला, बी को बी नहीं होगा ना, ए और बी था ना, तो जो न्यू सीरीज है उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। तो क्या है 125 इक्वल्स टू कितना आएगा, हाँ 156.25। ओके, फिर 150 इक्वल्स टू करो 187.5, वेरी गुड। फिर 180 इक्वल्स टू करो 225, फिर आप क्या करो 200 इक्वल्स टू करो 250। तो आ गया, इधर स्प्लाइस हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ऊपर लिखा 125। 125 कहां से आया, क्या है 125, फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज। ये ओल्ड सीरीज आपका है, ए और बी में ए ओल्ड है बी न्यू है, समझे। तो ए ओल्ड न्यू तो सेम ही रहेगा, ए ओल्ड रहेगा बी न्यू रहेगा। अब ओल्ड सीरीज का क्या है, देखो 125 ये ओवरलैपिंग ईयर है 2000। तो ओवरलैपिंग ईयर का जो इंडेक्स लिखेंगे ओल्ड सीरीज का 125 लिखा, 125 इधर, अपॉन में क्या आएगा, उन्होंने बोला है अपॉन में आएगा 100, तो देखो अपॉन में 100 लिखा हुआ है। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ द न्यू सीरीज से मल्टीप्लाई करेंगे। किया अपन ने, इधर गड़बड़ लिखा है इन्होंने, ये 150 नहीं आएगा, कितना आएगा इधर 156.25। समझ में आ रहा है, पक्का। तो ये याद कर लो बेटा, इधर याद कैसे, इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज कैसे बनेगा, इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू सीरीज कैसे बनेगा। ओल्ड सीरीज का बनता है जब ए टू बी स्प्लाइस करते हैं, ओल्ड टू न्यू करते हैं, तो ये कब आएगा, जब न्यू टू ओल्ड करते हैं तो स्प्लाइस। 100 अपॉन ओवरलैपिंग ईयर इंडेक्स ऑफ ओल्ड सीरीज, यहाँ पे ओवरलैपिंग ईयर इंडेक्स ऑफ ओल्ड सीरीज अपन दोनों सेम ही है, ऊपर नीचे हो गया अपन लिखते टाइम रेसिप्रोकल, बट यहाँ चेंज है, गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज, यहाँ पे गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू सीरीज। समझा, ए हमेशा ओल्ड रहेगा बी हमेशा न्यू रहेगा, चाहे फॉरवर्ड हो कि बैकवर्ड हो उस केस में।
सम करते हैं इसमें, देखो अभी 21 देखो पहले क्या लिखा है, इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू सीरीज इक्वल्स टू ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज अपॉन 100 इनटू गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू सीरीज। ये किसका फॉर्मूला था, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, बैकवर्ड स्प्लाइसिंग है ना ऐसा फॉर्मूला। फिर ये वाला इन फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग कॉमा नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज, ऐसा लेना है इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज। यहां पे क्या लिखेंगे, इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज इक्वल्स टू 100 अपॉन डैश, चपानी 100 अपॉन डैश इनटू गिवन इंडेक्स ऑफ ओल्ड सीरीज। तो क्या आएगा, 100 अपॉन ओवरलैपिंग ईयर्स इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज, ओवरलैपिंग ईयर इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज, ऑप्शन ए। चपानी था वो। समझा ये, यस और नो। फिर बेटा ये परचेसिंग पावर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो प्राइस इंडेक्स नंबर है ना उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल ऑफ द फिर याद कर लेना, परचेसिंग पावर ऑफ ए मनी, मनी में कितना परचेसिंग पावर है वो जानने के लिए प्राइस इंडेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका। वो आपका ये। फिर एक लास्ट ये लिखो, लिखो डिफ्लेटेड डिफ्लेटेड वैल्यू, लास्ट ये चैप्टर का। क्या होता है डिफ्लेटेड वैल्यू, डिफ्लेटेड वैल्यू मींस व्हाट बेटा, डिफ्लेटिंग का मतलब होता है कि एडजस्टिंग, करेक्टिंग और रिड्यूसिंग द वैल्यू विच इज इन्फ्लेटेड, जो बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है ना उसको रियल टर्म्स में लेके आना, रियल टर्म्स में लेके आना। हियर वी कैलकुलेट द रियल इनकम इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ द मनी, कि रियल इनकम क्या होगा। तो रियल इनकम का फॉर्मूला ऐसा है कि करंट इनकम जो है वो डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर। मतलब ये है कि आपको ऊपर लिखना है इनकम, नीचे लिखना है इंडेक्स इनटू 100। मतलब क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो भी समझो। यहाँ पे समझो 2022 एंड 2025 की बात करता हूं मैं। इंडेक्स दिया है 2022 का 110 और यहाँ पे दिया है 200, 110 एंड 200। सैलरी, यहाँ पे समझो किसी का सैलरी था कितना कर दो 22,000 समझो सैलरी किसी का, फिर इसने बढ़ा के सैलरी कर दिया समझो 30,000। हाँ कितना किया 30,000। तो क्या इसका सैलरी रियल टर्म में बढ़ रहा है क्या, वो देखते हैं हम लोग। इसका रियल टर्म निकालते हैं, रियल टर्म। अब कैसे निकालेंगे रियल टर्म, देखो तो 22,000 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, ये फॉर्मूला था ना अपना। तो रियल में इसकी सैलरी 22,000 नहीं है 20,000 ही है। कैसे किया आपने, इसको इससे डिवाइड किया इंटू 100, तो क्या लिखेगा इनकम अपॉन इंडेक्स इंटू 100। इसको भी इससे डिवाइड करो 30,000 डिवाइड बाय
200 इंटू 100 कितना आ रहा है? 15,000। लो कर लो बात, रियल में देखा जाए तो सैलरी डाउन हो रही है, बढ़ नहीं रही है, क्योंकि महंगाई देखो 110 से 200 हो गई, ऑलमोस्ट डबल ही हो रहा था महंगाई, तो पगार भी डबल होना चाहिए था, 22 से मतलब 40 के आसपास होना चाहिए था, और पगार सिर्फ 30,000 ही बढ़ा है। ये तो मामू बना है इन लोग को, महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, आप पगार थोड़ा सा बढ़ा रहे हो। तो रियलिटी में देखा जाए रियल टर्म्स में तो उसका सैलरी 5,000 से डिक्रीज हो रहा है, समझे? ये होता है आपका डिफ्लेटेड वैल्यू, जो बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है ना उसको रियल प्राइस पे लेके आना, सही वैल्यू करना, समझे? आपको डिफ्लेटेड वैल्यू का मतलब, अब इसका फॉर्मूला ये भी लिखा है, करंट वैल्यू इनटू बेस प्राइस अपॉन करंट प्राइस। करंट वैल्यू का मतलब होता है P1 Q1, प्राइस इनटू क्वांटिटी वैल्यू होता है, तो P1 Q1 क्या होता है? करंट वैल्यू, तो P1 Q1 करंट वैल्यू हो गया, इनटू बेस प्राइस कितना? बेस प्राइस P0, करंट प्राइस कितना दिया है? P1, समझे कि नहीं? तो ये मतलब आप इधर सिर्फ याद करना, फॉर्मूला करेंगे तो ऐसे डिवाइड करके ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये अपना पूरा थियरी कंप्लीट हुआ यहाँ पे इंडेक्स नंबर का, बट आप सिर्फ इतने सम करके जाओगे तो वैलिड नहीं है, सिर्फ इतना कर लोगे तो पूरे मार्क्स चाहिए अपने को, तो मॉड्यूल के भी थोड़े और क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बेटा मॉड्यूल में कितने क्वेश्चन टोटल? हाँ 100 क्वेश्चन, 100 एडिशनल क्वेश्चन बैंक में। अब इसमें मैं आपको बता दूं, रियल टर्म वाला है ना, ये देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन 96 वाला, चलो ट्राई करो 96 वाला, रीड करो, मालूम पड़ जाएगा क्या होता है डिफ्लेटेड वैल्यू। 96 वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? मतलब कितना वर्ड के साथ खेलते हैं लोग, देखना। आपने ये वाला क्वेश्चन किया 96 वाला, इसमें आपने क्या किया कि 110 से कितना हो गया? 200, और सैलरी कितना हो गया? 330 से 500। तो अगर रियल टर्म्स में देखा जाए, रियल टर्म्स में तो 330 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, 300, 500 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, 250। तो रियल टर्म्स में ना लॉस हो गया बाय ₹50 ना, लॉस बाय 50। ये एग्जाम में हिंट नहीं देंगे वो लोग आपके, रिश्तेदार थोड़े लगते हैं, कुछ और बोलने वाला था मैं, लॉस बाय ₹50। अरे समझाएंगे नहीं, तो ₹50 का लॉस हो रहा है रियल में देखा जाए तो। क्वेश्चन ठीक से पढ़ा आपने? घबराना मत, हिम्मत रखना थोड़ा। हाँ भगवान हमको शक्ति दे इस इंडेक्स नंबर से निपटने की। During a certain period, the cost of living index number goes up from 110 to 200. 110 से हो गया 200, and the salary of the worker is also raised from 330 से 500। अच्छा रियल में होना कितना चाहिए था 330 से? अगर मैं महंगाई को देखूं तो वो हिसाब से 330 रुपए का कितना पगार मिलना चाहिए था? व्हाट शुड बी द सैलरी
600. The worker does not get the real gain. Then the real wages decrease by. अभी 500 मिल रहा है, मिलना चाहिए 600 रुपए। तो अगर मैं 600 में से 500 हटा दूं तो रियल देखेंगे तो 100 रुपए के क्या हो रहा है, रेट डिक्रीज हो रहा है। देखो पीछे आंसर भी दिया रहेगा सी ना, 88 का सी दिया है कि नहीं, 88 का अपने को दिया रहेगा सी, देखो दिया सी। और जो आपने अभी किया 90 नहीं कौन सा 96 का ए दिया है, 96 का ए दिया है, देखो मतलब अपन सही कर रहे हैं। सर तो ये दोनों में फर्क क्या हो गया फिर, यहाँ पे पूछा था रियल टर्म्स, टर्म्स वर्ड आया बस, टर्म्स इतने से, और वहां पे आपको वैल्यू में चाहिए रियल वेजेस डिक्रीज बाय। तो रियलिटी में आपका 100 रुपए आपको कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, महंगाई के हिसाब से उसका 600 पगार होना चाहिए था, तो पगार शुड भी 600, पर मिल कितना रहा है 500, तो रियल वेजेस डिक्रीज बाय 100 रुपए। समझे? तो मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन थे, बाद में भी दिमाग खराब करोगे तो अभी से मैं बोल देगा भाई ये ऐसे करने का, बाबा पूछना मत ये कैसे। समझे? वो रियल टर्म था, वो रियल वेजेस है, बस ये फर्क है। रियल रियल मत देखो, वेजेस और टर्म्स देखो क्या है। समझ में आया आपको ये? बाकी मैंने सम कराया ना, इसमें से कोई मॉड्यूल से क्वेश्चन कराए थे मैंने कि नहीं? कराए थे क्वेश्चन मॉड्यूल से कुछ? ये बताओ कितना आएगा 41? ये नहीं कर पा रहे हो? क्या बोला है? प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी ए, कमोडिटी ए का में वैल्यू 500 है, क्वांटिटी 100 है, 100 क्वांटिटी का 500, तो एक का कितना? अरे यार क्या पूछा है, सही यकीन नहीं होता, कभी कभी सही अच्छा भी पूछ सकते हैं। तो क्या बोला था? प्राइस पर यूनिट, एक का भाव कमोडिटी ए का, बी का पूछा तो क्या आता? 320/80, 4 रुपए। समझा है? रेसिप्रोकल ऑफ द प्राइस इंडेक्स नंबर। ये हुआ था? नहीं हुआ? If the price of all commodities in a place have increased 1.25 times in comparison to the base period price, तो अभी का प्राइस क्या होगा? The index number of the price for place is now, समझो बेस ईयर 100 है, इंडेक्स बेस ईयर का 100 है, और 1.25 टाइम से बढ़ रहा है, इंक्रीज 1.25 टाइम्स, तो 100 का 1.25 कितना होता है? 100 का 1.25 होता है 125, तो जब बढ़ेगा तो नया क्या आएगा? 225, तो अभी का रेट क्या आ जाएगा? 225। अंडरस्टूड कि नहीं? अभी क्या पूछा है? अभी याद देखो, the wholesale price index number or agricultural commodity in a given region at a given date is 280. The percentage increase in the price of the agricultural commodity over the base year. So the base year 100 था, अभी 280 हो गया, तो कितने से बढ़ रहा है? 180। कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 180% से बढ़ रहा है।
समझा? 49. If now the price of all commodity in a place have been decreased by 35% over the base period 100 है, 35% मतलब 35, डिक्रीज हो गया तो माइनस करेंगे तो अभी कितना हो जाएगा 65. then the index number of the price of place is now, अभी कितना है 65. 50 क्या बोला है? सुटेबल इंडेक्स नंबर, जो समझता है वो करो. क्या करके आओगे? डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन, information weight is given and price relative is given. इसको I बोलते, इसको W बोलते. फॉर्मूला समेशन IW अपॉन समेशन W. W कितना है टोटल 10, तो मल्टीप्लाई कर दो, m प्लस में डाल दो. 125 into 5 m plus 67 into 2 m plus 250 into 3 m plus MRC divided by 10 150.9. ऑप्शन ए. तो जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से करेंगे ना अपन. सिक्सटी. क्वेश्चन नंबर 60. देखने से ताड़ने से नहीं है, कुछ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. बेस शिफ्टिंग हो रहा है, बेस को अपन शिफ्ट कर रहे हैं इधर उधर इधर उधर. घूरने से नहीं आता, ईयर है और इंडेक्स है. बोलो. If the 1970 index with base year 1965 is 200, बेस ईयर क्या था 100 रहेगा उसका. विद द बेस 1960, जब 1960 भी है तो यहाँ पे अपन 1960 ले लेते हैं. नाइनटीन 60 and 1965 index with base 1960 is 150. दो डेटा दिया हुआ है. द इंडेक्स नंबर 1970 इसी का चाहिए विद 1960 एज द बेस. वापस सुनो क्या है, 1970 का इंडेक्स दिया हुआ है 200 विद 1965 बेस, तो वो 100 ले लिया मैंने इधर. फिर बोला कि 1965 का इंडेक्स दिया हुआ है 150 विद 1960 एज द बेस, वो 100 ले लिया. अब आपको 1970 का इंडेक्स चाहिए विद 1960 एज द बेस, तो वो तो 100 ही है ना इधर. तो यहाँ पे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कितना आ रहा है 300 आ रहा है. देखो तो ये लाइन बन गई. 300 दिया है क्या? हाँ, ऑप्शन बी. समझ रहा है? लिखोगे तो आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई, बेस शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे. सिक्सटी टू क्या बोला है? 61 बताओ क्या? 61.
सी आएगा। सर्कुलर टेस्ट इज नॉट मेड बाय लेस्पेस, पार्शियस एंड फिशर। 62 बेटा वैल्यू रेशियो बोला है। क्या होता है वैल्यू वैल्यू इंडेक्स? क्या होता है? समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन, अब इनटू 100 मत करना कि रेशियो में चाहिए अपने को ना, तो वैल्यू रेशियो चाहिए। तो P1 Q1 का मल्टीप्लाई करके टोटल करो। ये बेस ईयर P0, ये Q0, ये P1, ये Q1। तो 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 9 2 जा 18, 5 1 जा 5, 59 आ रहा है ऊपर। और P0 Q0 का मल्टीप्लाई करो। 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, कितना आ रहा है? 52 आ गए। 59 अपॉन 52। ये तो किया था ना आपने, ये 65। हाँ किया था ना, उसमें किया था आपने, कुछ आया था, अच्छा ही कुछ आया था। हाँ वही सेम क्वेश्चन, यही कुछ आया था शायद 150, ये आया था शायद। ये किया था आपने, इसमें ध्यान मत दो। सिक्सटी एट क्या आएगा? बाउली मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पेस एंड पार्शियस। और फिशर क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेस एंड पार्शियस। अच्छा 70 लिखवाया मैंने फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड पे, बी है ना, log I 0n। सिर्फ याद रखना है इसको, कुछ इम्प्लीकेशन नहीं है इसका। सेवेंटी फोर टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है ना। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है वॉल्स का, कंफ्यूज मत होना है। वॉल्स का फॉर्मूला ये ना, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 Q0 Q1 Q0 Q1। ये क्वेश्चन 98 जो आपके जैन 25 के एग्जाम में आया था। ट्राई करो। प्लीज सब लोग ट्राई करो। नहीं आ रहा है? अरे पांचशे दिया हुआ है ना, आपको वैल्यू क्या चाहिए? P0 Q1 कैसे आएगा?
अरे P01 पाशे का फॉर्मूला क्या है? समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। पाशे कितना दिया है? 200। समेशन P1 Q1 कितना दिया हुआ है? 300 डिवाइड बाय समेशन, यही तो चाहिए। एक्स ले लो उसको, तो ये इससे कैंसिल हो गया ना। एक्स कितना आ गया? 150। सिंपल तो था, क्या दिक्कत दिया आपको इसमें? समझे? लेस स्पेस दिया हुआ है, पाशे दिया हुआ है, फिशर क्या होगा? कुछ भी पूछते हैं लोग। टू 250 समझ रहे आपको 250 कैसे आया? अच्छा, इसमें ना एक है आपका अटेम्प्ट योरसेल्फ वाला, ये प्लीज कर लेना, होमवर्क रहेगा। और भी क्वेश्चन जो लेटेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर अभी आया है वो भी सर मैंने फॉरवर्ड किया था कि नहीं किया था आपको? मैं सर को भेजता तो आपको भेज देंगे, ये भी भेज देंगे आपको। तो एक बार ट्राई करने कि आप कितना कर पा रहे हो पास एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना खत्म करते चैप्टर, खत्म कर दे चैप्टर इसको। हो गया पूरे कॉन्सेप्ट, इसके बाहर का नहीं आएगा आपको।